नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के अभियान से जुड़ने वाले हमारे तमाम दर्शकों का, श्रोताओं का, जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस अभियान से जुड़ रहे हैं। सत्याग्रह की धरती चंपारण से शुरू हुई यह यात्रा कई जिलों से होते हुए आज पहुंच चुका है किशनगंज की धरती पर। बिहार के 38 जिलों पे 38 एपिसोड बिहार स्वाभिमान आंदोलन कर रहा है, जिसका शीर्षक है किशनगंज, कल, आज और कल। आज इस परिचर्चा में हमारे साथ किशनगंज की धरती से जो हमारे प्रबुद्ध वक्ता, समाज सेवी, पत्रकार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का अपने वक्ताओं से परिचय करवाता हूँ। हमारे पहले वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सजल प्रसाद जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, व्यंग्यकार, लेखक हैं। एक अच्छे वक्ता के रूप में भी आपको ख्याति प्राप्त है। आपका सादर अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं शेफा सैयद हफीज साहब। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईशान स्कूल एंड कॉलेजेस किशनगंज से आप जुड़ रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुख सागर नाथ सिन्हा जी। आप ब्यूरो प्रभारी हैं राष्ट्रीय सहारा किशनगंज से। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे एक और वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अवधेश कुमार जी। आप ब्यूरो चीफ हैं प्रभात खबर अखबार किशनगंज से। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक और वक्ता हमारे साथ अभी जुड़ रहे थे नीरज कुमार जी, ब्यूरो चीफ है दैनिक भास्कर में। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वो नेपथ्य में है, उनका भी अभिनंदन। सर, हमारे इस परिचर्चा का जो विषय है किशनगंज, कल, आज और कल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीन कालखंडों को एक कड़ी में जोड़ने का प्रयास इस परिचर्चा में हम सब करेंगे। हमारे साथ जो हमारे प्रबुद्ध साहित्यकार, लेखक, समाज सेवी, शिक्षाविद जुड़े हैं, आप सब लोगों को मेरा सादर अभिनंदन। प्रवीण कुमार मिश्र, युवा कवि की तरफ से। सबसे पहले हमारा सवाल, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, सजल प्रसाद जी आप प्रोफेसर हैं, व्याख्याता हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि किशनगंज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या पृष्ठभूमि रही है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। सजल प्रसाद जी। जी, एक बार किशनगंज की ऐतिहासिक, जी, किशनगंज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या विरासत रही है, क्या उसकी पृष्ठभूमि रही है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं श्री सजल प्रसाद जी। जहाँ तक किशनगंज की ऐतिहासिक या उससे भी आगे मैं कहूँ कि पौराणिक आख्यानों के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो किशनगंज अपने आप पे एक अपूर्व स्थल है। कहते हैं कि पांडवों का अज्ञातवास इस हमारे किशनगंज में हुआ। किशनगंज की ऐतिहासिकता, उसकी भौगोलिक क्षेत्र और उसकी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपूर्व। हमारे इलाके से मैं संक्षिप्त में बात करते हुए आगे बढ़ूंगा कि हमारे किशनगंज की सीमा जो है वो नेपाल से जुड़ती है। लगभग 108 किलोमीटर की सीमा जो है वो नेपाल से सीधे सीधे जुड़ती है। और हमारे किशनगंज से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बांग्लादेश पड़ता है। हमारे यदि ऐतिहासिकता की और पौराणिकता की आख्यानों की बात करें तो किशनगंज में पांडवों के अज्ञातवास की चर्चा शुरू से है। हमारे वहाँ ऐसे कई स्थल हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि भीम यहाँ सोते थे, द्रौपदी यहाँ रसोई बनाती थी, अर्जुन यहाँ अपने दिव्यास्त्र भी उन्हें छुपा के रखे थे। तो जैसे टेढ़ागाछ में टंटगी एक जगह है, भीम तकिया ठाकुरगंज में है, द्रौपदी डांगी एक जगह है। तो ये हमारी किंवदंतियाँ हैं और ये हमें सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करती है। उसके बाद यदि हम बात करें तो उससे पहले भी मैं बात करूं तो कहते हैं कि ये इलाका जंगल हुआ करता था, वन क्षेत्र हुआ करता था। हम पूर्णिया, जो कि पूर्ण अरण्य यानी पूरा का पूरा जंगल, पुराना हमारा पैतृक जिला है पूर्णिया, और पूर्णिया से हम अलग होकर किशनगंज एक अलग जिला बना 1990 में माफ करेंगे। और पूर्ण अरण्य की जो जगह है, कहते हैं ऐसी बातें आती हैं कि परशुराम जब क्षत्रियों को खदेड़ रहे थे
तो उनका एक बहुत बड़ा तबका हमारे क्षेत्र में आकर रहने लगा और हमारी जो ऐतिहासिकता है वो मंगोल जो जाति होती है और मंगोलिया, वो हमारा किशनगंज और ये पूरा इलाका, ये एक तरीके से यहाँ पर जो राजवंशी जाति रहती है वो पुरानी और मूल निवासी है, वो मंगोल जाति से बिलोंग करती है या मंगोल जाति से जुड़ती है। और जब यहाँ क्षत्रिय आए तो मंगोल जाति के लोगों से उनका संबंध हुआ और इसीलिए आज भी राजवंशी जो है अपने टाइटल में सिंह लगाते हैं, जैसे आनंद मोहन सिंह, परशुराम सिंह या मान लीजिए और कोई सिंह, तो अपने नाम के साथ टाइटल सिंह लगाते हैं। ये है हमारी पुरानी ऐतिहासिकता महाभारत काल के बाद और ये इस तरह की चर्चा होती है। फिर हमारे वहाँ आप देखेंगे तो नेपालगढ़ का इलाका है, नेपालगढ़ एक क्षेत्र है और कहते हैं कि नेपाल वंश भी यहाँ पर था। तो ये ऐतिहासिकता के तौर पर अगर हम देखें, उसके बाद मुगलों का जब दौर आया तो हमारा इलाका भी मुगलों के दौर में काफी समृद्ध माना जाता है। जैसे सुरजापुर परगना, इस सुरजापुर परगना अपने आप में मुगल काल में बहुत समृद्ध रहा और सुरजापुर परगना का जो क्षेत्र है, मैं बताऊं आपको कि वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी है, कटिहार जिले में भी है, पूर्णिया जिले में भी है और हमारे किशनगंज जिला में भी है। तो सुरजापुर परगना जो है वो बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि जो बोली बोली जाती है वो सुरजापुरी बोली जाती है, उसका नाम है बोली का सुरजापुरी। और इस सुरजापुरी में जैसे अभी आप बात कर रहे थे मैथिली की, कि हमारे कुछ लोग जो है जैसे अवधेश जी, नीरज जी मैथिली भाषी हैं, लेकिन हमारे सुखसागर जी भोजपुरी भाषी हैं, तो यहाँ पर सभी भाषा भाषी के लोग रहते हैं। और यदि सुरजापुरी की मैं बात करूँ तो सुरजापुरी में अंगिका भी है, मैथिली भी है, बांग्ला भी है और बज्जिका का भी थोड़ा सा गुण है। इसके अलावा आदिवासियों की जो भाषा होती है उसका भी कुछ अंश इसमें आता है। तो और हम सभी जानते हैं कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, ये हमारे देश की विविधता है और विविधताओं में एकता का ही एक स्वर हमारे किशनगंज में होता है। तो मैं कह रहा था आपसे कि मुगल काल में जब बात होती है तो सुरजापुर परगना की बात होती है और उस समय में कहते हैं कि एक ठगड़ा नवाब हुआ करते थे और ठगड़ा नवाब मुगल काल में थे और सैयद अता हुसैन के ज़माने में। और जब इस किशनगंज का नामकरण भी अपने आप में अपूर्व, ये सभी जानते हैं हम लोग कि यहाँ पर मुस्लिम बहुल आबादी है, लगभग 70% मुस्लिम आबादी यहाँ पर है। और मुगल काल में जब ठगरा नवाब हुआ करते थे तो कहते हैं कि एक हिंदू संत किशनगंज के बॉर्डर पर पहुंचे, सीमा पर पहुंचे, तो उन्हें जब ये पता लगा कि ये मुस्लिम आबादी वाला इलाका है तो उन्होंने आने से अपने आप को रोक लिया। वो कहे कि मैं क्या करूँगा जाकर। ये बात ठगरा नवाब तत्कालीन को पता चली और उन्होंने क्या किया कि जब उन्हें पता चला कि उनके हिंदू संत एक आए हैं और वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ये मुस्लिम आबादी है वाला इलाका है और मैं यहाँ से मैं जा करके क्या करूँगा या मैं नहीं आना चाहे, तो उन्होंने ठगरा नवाब की बात देखी। उन्होंने क्या किया कि उनको निमंत्रण भेजा और उन्होंने किशनगंज के एक छोटे से हिस्से का नाम, कस्बा कुतुब में एक हिस्सा है, उसका नामकरण उन्होंने कृष्णगंज कर दिया ताकि वो आए और यहाँ पर रहें और लोगों को देखें। ऐसा नहीं था कि उस समय हिंदू आबादी नहीं थी, हिंदू आबादी भी थी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 70% और 30% का जो ये रेशियो है या 60% या 40% का जो रेशियो है ये पुराने से आ रहा है। तो वो इस तरीके से वो ठगरा नवाब ने उस हिंदू संत को प्रसन्न करने के लिए कस्बा कुतुबगंज के एक हिस्से का नाम कृष्णगंज कर दिया, कृष्णकुंज कर दिया और वही कृष्णकुंज आगे बढ़ करके कृष्णगंज हुआ और फिर वही किशनगंज कहलाता है। तो ये है हमारे किशनगंज नामकरण की बात। अगर भौगोलिक परिवेश में हम देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि नेपाल से हमारा संबंध है, नेपाल की सीमा जुड़ती है और नेपाल का जो विराटनगर है वो जैसे कहते हैं कि राजा विराट का वो इलाका हुआ करता था और कीचक वध भी हमारे वहाँ एक जगह है, तो जहाँ पर कि कहा जाता है कि भीम ने कीचक का वध किया था जो कि राजा विराट के सेनापति हुआ करते थे। तो ये किंवदंतियाँ हैं। उसके बाद ऐतिहासिकता है और
इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। और फिर एक बार ये भी कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में जो राजा हुआ करते थे, यहाँ पर एक बड़ी चाल में सूर्य प्रतिमा मिली है, और वो कहते हैं कि 8वीं शताब्दी की, उसको संरक्षण भी यहाँ के लोग देते हैं और बहुत बढ़िया से उसको उन्होंने किया भी है। और उसके जब उसकी खुदाई हुई थी तो उसमें मंदिर के अवशेष मिले थे, और वो मूर्ति आज भी यहाँ पर है। और ये माना जाता है कि वो मूर्ति जो है उसके पैरों में वो सूर्य भगवान की प्रतिमा है, और उसमें कहते हैं कि जूते भी पहने हुए। तो ये था उस समय का कि एक वो जो युद्धोन्माद भी हुआ करता होगा, और वो लोग सूर्य भगवान की पूजा करते थे, और सूर्य प्रतिमा को गढ़ करके इस तरीके से वो आज काम करते। इसी कारण से ये इलाका सुरजापुर भी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि ये सुरजापुर परगना भी नामकरण वो सूर्य भगवान की आराधना करने के कारण हुआ होगा। सुरजापुरी बोली भी उसी से नाम से हुई होगी। और मैं अब आपको बताऊं कि यहाँ का जो किशनगंज जिले का हमारा इलाके का एक आम होता है, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। यदि भागलपुर का कोई नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ का आम है, या मान लीजिए अल्फांसो आम है, उसी तरीके से हमारा किशनगंज का अगर अल्फांसो, हाँ हाँ, तो किशनगंज का अल्फांसो अगर मैं कहूँ तो वो हमारा सुरजापुरी आम है, उसका अपूर्व स्वाद है वो। और बात है कि हमारे इलाके के लोग अब ये उसका स्वाद पूरी तरीके से नहीं ले पाते, क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी हो जाता है, या फिर यहाँ के लोग बाहर ले जाते हैं, या फिर वो फसलें भी बर्बाद होती है। तो वो सुरजापुरी आम भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये किशनगंज से जुड़ा। और मैं एक बात बता दूं कि हमारे वहाँ जो नदी बहती है वो महानंदा है, और महानंदा यदि बिहार में सबसे पहले कहीं प्रवेश करती है तो वो हमारा किशनगंज। और महानंदा का उद्गम स्थल हालांकि करचौन में बताया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल का इलाका है। यदि उससे पहले हम लोग देखें तो नेपाल की भी तरफ से भी उसका उद्गम कभी सोचा गया था, तो ये खोज की बात है। लेकिन महानंदा, यदि हमारे वहाँ किशनगंज में कहे कि किशनगंज की गंगा कौन है, तो वो महानंदा हम कह सकते हैं। और महानंदा नदी के किनारे जो हमारा इलाका है, ये बाढ़ की विभीषिका भी आती है, और महानंदा हमारे लिए जीवन यापन का भी और जीवन भी देती है। तो इस तरीके से हमारा किशनगंज आगे बढ़ता है। और आगे आप बात करें। जी, कुछ और सवालों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारे साथ सैफा सैयद हफीज साहब हैं। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईशान स्कूल एंड कॉलेजेस के। आपसे जानना चाहेंगे हफीज साहब कि किशनगंज की वैसी कोई धरोहर जिसके विषय में बताएं, जिससे आप सबों को गौरव का एहसास होता है, या आप उससे अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हमारे किशनगंज में ये धरोहर है। इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं, सैफा सैयद हफीज साहब। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए और मुझे इसमें शामिल करने के लिए। एक बहुत अच्छी पहल है जो आप हर जगह कर रहे हैं, और हमने आशा करते हैं कि कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा चलेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। ये सबसे बड़ी धरोहर जो मुझे लगती है किशनगंज की है कि यहाँ जो हमारी संस्कृति है, मिली जुली संस्कृति, जो कभी यहाँ पर आपस में किसी तरह का कोई नातफाकी नहीं होती है। सभी लोग बहुत ही प्यार से कहते हैं कि जो आया किशनगंज, और वो उसका मन लगना ही लगना है। किशनगंज में जो एक संस्कृति है मेल जोल की, ये सबसे बड़ी है। इसके भौगोलिक बहुत से इसके रहे हैं एडवांटेज, बहुत से इसके जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट रहे हैं, और बहुत सारी इनकी अलग अलग चीज़ें जो हमारे बड़े भाई हमारे सज्जल भाई ने बताई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सबसे बड़ी जो धरोहर जो मुझे लगती है वो यहाँ ये कि यहाँ इतना प्यार है आपस में लोगों के बीच में कि कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती किसी की। हर आदमी पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करता है अपने को। कोई कहीं भी चला जाए कहे कि भाई हम तो किशनगंज से आए हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे भाई वहाँ के लोग भी बहुत जबरदस्त संस्कृति है, मेल जोल है आपस में। आप देख लीजिए जब से जो आज़ादी के वक्त से यहाँ पर कहीं कोई बड़ा मसला नहीं है किशनगंज। हमेशा सब लोग मेल जोल से रहे हैं और किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो ये एक सांस्कृतिक धरोहर है जो सब लोग मिलजुल के करते हैं। और यहाँ पर जो जैसे ज्योग्राफिकली है, बहुत से कंट्रीज हैं जो इसके आसपास हैं, बॉर्डर का एरिया है, चिकन नेक है, और बहुत ही
गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत ही अमीर नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद लोग यहाँ पर किसी तरह की जो नेगेटिविटी है उसमें नहीं जाते हैं। एक्सेप्शन हर जगह है, एक आध लोग हो सकते हैं कहीं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो सबके साथ बहुत ही अच्छे से रहती है। तो सबसे बड़ी धरोहर तो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, तो जी, इसमें जी। बहुत ही गौरवान्वित होते हैं हम लोग। और कभी अक्सर मुझसे भी लोग सवाल करते हैं कि अ, आप लोग यहाँ रहते हैं, आपको किसी तरह की परेशानी, कोई बात, हमें कभी कोई परेशानी नहीं, किसी तरह का कोई कोई जो रुकावट हो, किसी काम में रुकावट नहीं, सबका कोऑपरेशन होता है हर तरह से। और यहाँ एक अच्छी बात है कि सब लोग एक-दूसरे को बहुत ही दिल से कोऑपरेट करते हैं। जी, जी। एक होता है कि किसी तरह का कोई लस्ट होता है, किसी तरह की कोई ज़रूरत होती है, कुछ नहीं, सारे के सारे लोग एक-दूसरे से बहुत तो सांस्कृतिक धरोहर सबसे बड़ी है। हालाँकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एस्पेक्ट भी है कि बहुत से लोग अपना करते हैं, खेती-बाड़ी ज़्यादातर लोग करते हैं, बहुत सी खेती होती है 80% की। यहाँ नेशनल हाईवे है और जो एयरवेज़ है जो यहाँ से बहुत करीब है, तो अगर डिस्टर्ब करना चाहें लोग या जो लोग बाहर से लोग आना चाहें तो वो कर सकते हैं, एक ज़माने से कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं, किसी तरह की जी। नेगेटिविटी। अब बहुत मिल-जुल के रहते हफ़ीज़ हैं साहब। एक-दूसरे के साथ। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, हफ़ीज़ साहब, मोटे तौर पे कहें तो किशनगंज सद्भाव का शहर है, सामाजिक समरसता गंगा का जमुना शहर है, बहुत ज़्यादा गंगा सद्भाव का जमुनी शहर तहज़ीब है। का शहर है। जी, बहुत, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। फिर कुछ सवालों के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। हमारे साथ हमारे वक्ता श्री शिवसागर नाथ सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, ब्यूरो प्रभारी राष्ट्रीय सहारा। आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कही, इतिहास के आलोक में वर्तमान की क्या स्थिति है किशनगंज जिले के अंदर, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं शिवसागर नाथ सिन्हा जी। धन्यवाद। इतिहास के आलोक में वर्तमान की स्थिति की चर्चा करने के पूर्व मैं शिवा साहब जो बोल रहे थे, शैक्षणिक धरोहर जो है किशनगंज में आज जी। हम लोग बचपन से देख रहे हैं, शिक्षा नगर इंसान स्कूल, शिक्षा नगर इंसान स्कूल हमारे पद्म श्री अवार्ड से नवाजे गए सैयद हसन साहब जब 1960 के लगभग में किशनगंज में आके जो एएमयू में थे, एएमयू से आकर जो यहाँ आज शिक्षा का अलग जगह है। आज अगर साक्षरता का रेट अगर किशनगंज जिला में बढ़ा तो उनका मतलब सैयद हसन साहब का ही देन है कि साक्षरता का रेट किशनगंज में बढ़ा, उन्होंने अलग जगह है। मैं इतिहास की बात करना चाहूँगा। किशनगंज अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो हमारे ज्ञान के भंडार, ज्ञान के समुद्र सजल तो सब चीज बता ही चुके हैं। अब उसमें आगे जोड़ने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर आप इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन करते, एग्रीकल्चर में करते या कुछ जानकारी के लिए करते तो मैं चाय खेती पे चर्चा कर सकता था। तो जी। अगर आप वर्तमान की जो स्थिति है उस पे बड़ा संक्षिप्त में रखिए, फिर हम आपसे और सवालों के साथ उपस्थित होंगे। वर्तमान की जो स्थिति है, सबसे भयंकर स्थिति यहाँ जनसंख्या विस्फोट है। जी। जनसंख्या विस्फोट यहाँ कम करना जरूरी है किशनगंज जिला में। वो है इसलिए कि आने वाले समय में लोगों को यहाँ जमीन नहीं मिलेगी घर में रहने के लिए। जो 1991 में स्थिति थी और जो 2021 में स्थिति बनने जा रही है, वो आपके बिहार के हिसाब से या ऑल इंडिया के हिसाब से लगभग 2.20 के बढ़ोतरी के हिसाब से किशनगंज आगे चल रहा है। जनसंख्या पे कंट्रोल भी जरूरी है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ने के कारण जो लोग यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार होकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, उद्योग धंधा भी जरूरी है। अगर जिस तरह से चाय की खेती किशनगंज में शुरुआत की गई, पहले चाय की खेती आसाम और दार्जिलिंग में ही सीमित था, लेकिन अब जो है किशनगंज के दिगलबैंक प्रखंड, ठाकुरगंज प्रखंड और पुठिया प्रखंड और किशनगंज
4 जगह जो है खेती प्रचुर मात्रा में हो रही है। इस एग्रीकल्चर के मतलब चाय की खेती को अगर उद्योग में शामिल किया जाता है तो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा रोजगार मुहैया हो सकता है। जी और आगे मैं क्या कहूँ, सजल जी तो सब जी बता जी ही जी दिए। जी 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 फिर आपके साथ मैं कुछ सवालों के साथ फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। अभी हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किशनगंज में जैसे बात उद्योग की कर रहे थे सुख सागर नाथ सिन्हा जी, क्योंकि पलायन को रोकने की अगर बात करें, बिहार प्रदेश में पलायन की एक बड़ी समस्या रही है, बेरोजगारी की भी समस्या हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। उद्योग की क्या स्थिति है? उद्योग धंधे किशनगंज में कितने हैं, पूर्व में कितने थे, वर्तमान की क्या स्थिति है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। अवधेश कुमार जी। कार्यक्रम में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जी आपको सर। बता दें संक्षेप में, जैसे सजल सर बताए वो सारी बात तो बता दिए, लेकिन हम यहाँ बता दें, थोड़ा सा जोड़ना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो 7 राज्य है, 7 राज्य को जोड़ने का ये मुख्य प्रवेश द्वार किशनगंज को माना जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती, ऐसे सिफा जी हम बता रहे थे, किशनगंज की सबसे बड़ी खूबसूरती है आपको गंगा यमुनी तहजीब, अनेकता में एकता। और अब आइए, अब उद्योग की बात की है, यहाँ टी प्रोसेसिंग प्लांट है, लेकिन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में चाय की खेती होती है, लेकिन उस अनुपात में यहाँ पर टी प्रोसेसिंग प्लांट 2 ही है हमारे जिले में। एक ठाकुरगंज में 3 है, लेकिन वहां पर मजदूरों की संख्या काफी हद तक बेरोजगारी हल करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। दूसरी ओर हम लोग देख रहे हैं कि अनानास की खेती होती है। अनानास की खेती यहाँ पर भारी संख्या में किसान करते हैं, लेकिन यहाँ बेचने के लिए बाजार नहीं है। यहाँ के किसान बंगाल के तरफ बंगाल ले जाते हैं, बंगाल में बेचते हैं, वहाँ बिचौलियों के इसमें आकर के औने पौने दाम में बेचने को विवश हैं। इसके लिए यहाँ पर बिहार सरकार को एक बाजार की व्यवस्था करनी चाहिए, जो यहाँ नहीं है। दूसरी ओर एक नया खेती यहाँ किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में हो रहा है, जिसे आप ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, हम लोग ड्रैगन फ्रूट के नाम से जानते हैं। वहां भी खेती की जाती है, लेकिन उसके लिए बाजार जो है हम लोग निर्भर रहते हैं सिल्लीगुड़ी जाना पड़ता है, और इससे किसान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर हम लोगों के यहाँ उद्योग के रूप में जो जूट प्रोसेसिंग के लिए एक बनाया गया था जूट उद्योग, लेकिन जूट कारखाना केवल उद्घाटन के बाद आज तक खुला नहीं। आज तो बहुत था यहाँ, आज जूट की खेती धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। पहले यहाँ जूट पटसन, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पटुआ कहते हैं, सुरजापुरी भाषा में इनको पटुआ कहते हैं। और यहाँ की जो किसान है, पाट बेच करके बेटी की शादी करवाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, या बाजार जो भी उनको जरूरत की सामान होती थी वो खरीदारी करते थे। लेकिन जूट कारखाना नहीं खुलने से यहाँ जूट की खेती अब समाप्त हो गया है। अब किसान मक्का की ओर बढ़े हैं, मक्का की खेती अधिक से अधिक संख्या में लोग कर रहे हैं। ज्यादा अब झुकाव देखेंगे, अभी मक्का की खेती हो रही है, लेकिन मार्केट नहीं होने के कारण किसान बहुत उलझे हुए हैं, मतलब उधेड़बुन में फंसे हुए हैं। इस पर अगर कोई कारगर कदम उठाया जाएगा तो यहाँ का कायाकल्प हो सकता है। जी, मार्केटिंग और ट्रेडिंग की जरूरत आप महसूस करते हैं किशनगंज में? अगर इस समस्या का समाधान कर दिया जाए तो किसान खुशहाल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश कुमार जी। फिर आपके साथ हम कुछ सवालों के साथ उपस्थित होंगे। मैं फिर चलता हूँ, सजल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पर्यटन की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किशनगंज में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, और उसके पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में कितने काम किए गए हैं, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। सजल प्रसाद। पर्यटन के दृष्टिकोण से तो किशनगंज को मैं कह सकता हूँ कि यहाँ अनेक मैं कह सकता हूँ कि इसको विकसित किया जा सकता है। यहाँ पर गोपाल अग्रवाल जी पर्यटन जब वो विधायक थे और उनको किसी सरकार के द्वारा पर्यटन से जोड़ा गया था, तो एक पहल हुई थी। उससे पहले
1990-91 में दीदेन डीएम थे और हमारे माननीय पूर्व सांसद मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब थे। अभी सिफा साहब कह रहे थे गंगा जमुना तहजीब, और मैं मानता हूं कि तस्लीमुद्दीन साहब ने यहाँ पर किशनगंज में पर्यटन को विकसित करने की पहल शुरू की। इससे पहले पहल नहीं, और उन्होंने पहल शुरू की, लेकिन वो अंजाम तक आज तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कोशिश की कि बड़ी जान, जिसकी मैंने चर्चा की आपको, कि सूर्य मंदिर का अवशेष मिला, एक सूर्य प्रतिमा है वहां पर, उसकी खुदाई वगैरह हो तो वहां पर एक 8वीं सदी के मंदिर का अवशेष मिलेगा। हमारे जो ये आपका टेढ़ा गाछ में हमारा एक इलाका है वेनुगढ़, मैंने कहा कि नेपालगढ़ के समय में वेनुगढ़ इलाका है, एक छोटा सा वहाँ स्थल है, अभी वहाँ अभी विकसित किया गया है, एक झील बना, पोखर था, उसको डेवलप किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री वहाँ आए थे और उन्होंने वहाँ उद्घाटन किया है। इसी तरीके से पर्यटन को विकसित करने के लिए वहाँ एक कदम उठाया। उसके बाद मैं कह सकता हूँ आपको कि ये बड़ी जान का, इसको भी आप जब तक सांस्कृतिक धरोहर और आप क्या कहते हैं, पुराने ज़माने में चाहे वो जितने भी ये है शिव स्थल है, वो क्या है, ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, उसको जोड़ने के लिए पर्यटन के साथ साथ ऐतिहासिकता और धार्मिक पहलू भी उसका जुड़ा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम अगर विकसित करें, क्योंकि वो जैसे बेनूगढ़ में है, बरीजान कोचाधामन में है, कच्चूदा झील है जहाँ पर ठाकुरगंज में, उसको विकसित करें। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, प्रचुर संभावनाएं, लेकिन यहाँ पहल होनी चाहिए। मैंने कहा आपको कि दीदेन डीएम और दीदेन सांसद महोदय तस्लीमुद्दीन साहब, इन लोगों ने मिलकर बड़ी जान को सुरक्षित क्षेत्र बनाने की सोची थी और उसकी पहल भी की, सरकार को प्रस्ताव भी दिया। इसके अलावे एक स्थल को उन्होंने चयन किया था, मैं नाम अभी शायद बेनूगढ़ ही था, तो बेनूगढ़ में तो काम हुआ, लेकिन बड़ी जान में भी अगर हो जाए, और ठाकुरगंज कच्चूदा झील एक बहुत बड़ी झील है, इसके अलावा अंधासुर के पास कोचाधामन में भी एक बहुत बड़ी झील है। अगर इसको विकसित किया जाए तो क्या है, झील के किनारे पेड़ लग जाएं, वहाँ नौका विहार हो, वही तो हम देखते हैं ऊटी में, और वही देखते हैं हम मान लीजिए दूसरे, ये मान लीजिए ये मिरिक है, वहाँ भी एक झील है और सिलीगुड़ी में वो एक पर्यटन स्थल, हम उसको भी यहाँ विकसित कर सकते हैं। ठाकुरगंज का जो हमारा इलाका है वो नेपाल से जुड़ा हुआ है और वो ऊंचाई पर है। अगर वहां पर भी हम देखें तो वहां पर, और हमारे वहां से तो कंचनजंगा पर्वत जो है सीधे दिखाई पड़ता है, यदि आकाश मेघ साफ हो तो हमारे वहां से कंचनजंगा दिखाई पड़ता है। ये ठीक है कि हम पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है, तराई में है, नेपाल की तराई वाला इलाका हम मान सकते हैं ठाकुरगंज को, तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वेनुगढ़ में आकर झील का उद्घाटन जरूर किया, लेकिन उनको और ज्यादा पहल करनी पड़ेगी यदि किशनगंज को पर्यटन के क्षेत्र में आगे लाना है, नक्शे में लाना है। और एक अच्छा काम अभी हमारे किशनगंज में बहुत अच्छा हुआ है कि एएमयू की शाखा जब बन रही थी और स्थापित है यहाँ पर, उसी के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक कृषि कॉलेज की बुनियाद रखी, और वो आज एक बड़े कृषि कॉलेज के रूप में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ कलाम साहब, उनके नाम पर आज वो एक कृषि कॉलेज है, वो भी एक पर्यटन स्थल है। यदि आप उसमें जाएंगे और उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी एक पर्यटन स्थल हो सकता है। आज वहाँ पर कृषि की पढ़ाई हो रही है, मत्स्य की पढ़ाई हुई, मत्स्य पालन की शिक्षा हो रही है, वहाँ पर वो कहते हैं ये उद्यान जो है बागवानी, उसकी भी शिक्षा मिलने वाली है, वहाँ पर पशुपालन की भी शिक्षा मिलने वाली है। तो और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है यदि माननीय मुख्यमंत्री और थोड़ी सा यहाँ पर पहल करें और थोड़ा सा किशनगंज के हित के बारे में सोचे तो उसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकते हैं, जहाँ पर की कृषि भी होगी, पशुपालन भी होगा, मत्स्य पालन भी होगा और दुग्ध उत्पादन भी होगा, और इसके साथ साथ बागवानी का भी वहाँ पर इंतजाम होगा। तो मुझे लगता है कि उद्योग के क्षेत्र में, जो कि हमारा किशनगंज कभी भी उद्योग नहीं रहा और उद्योग विहीन रहा है, जैसा कि अवधेश जी भी कह रहे थे कि जूट मिल का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन तो एक हुआ था छोटा यूनिट का शाहनवाज साहब के समय में, उसके पहले रफीक आलम साहब के समय में जब कांग्रेस के जमाना था तो यहाँ पर शिलान्यास हुआ था भेरिया डांगी में, लेकिन वो नहीं बन सका। आज वो उद्योग का क्षेत्र है और वहाँ पर वो
एक कॉलेज चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर जमीन लीज पर लेकर के वहाँ चल रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में भी विकास की अपार संभावनाएं हैं पर्यटन के बाद। यदि पर्यटन होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग शिक्षा की तरफ और ज्यादा मुड़ेंगे। परिवर्तन आया है निश्चित रूप से, जैसा कि सुख सागर जी कह रहे थे। और मैं अपने उस्ताद पद्मश्री डॉक्टर सैयद हसन, जो कि मेरे रहे हैं, और मैं उनको बिल्कुल अपना गुरु और अपना उस्ताद मानता हूँ। उनसे ही मैंने जीवन के कई आयाम और पहलुओं को जाना है, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी थे, और उन्होंने ही शिक्षा का अलग जगाया। और किशनगंज अब परिवर्तन की राह पर है, साक्षरता के साथ साथ उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। तो मुझे लगता है कि यदि पर्यटन का विकास यहाँ होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षा की तरफ और लोग ज्यादा मुड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में कृषि को अगर विकसित किया जाए, जैसा कि अवधेश जी और सुख सागर जी कह रहे थे कि चाय है, अनानास है, मक्का है, जूट तो अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन धान हमारा एक मुख्य फसल है, नकदी फसल है, इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। और कृषि के क्षेत्र से हम अपने क्षेत्र को समृद्ध कर सकते हैं, किशनगंज को आगे ले जा सकते हैं। और किशनगंज की जो गंगा जमुनी तहजीब के साथ, और सबसे बड़ी बात, जो खास बात, कि हमारे किशनगंज के लोग, चाहे वो सुरजापुरी मुस्लिम हों, चाहे वो सुरजापुरी राजवंशी समुदाय के हों, या अन्य समुदाय के हमारे जो दलित भाई हों, मुस्लिम भाई हों, सब लोग मिल करके शांति शांति अमन के पैरोकार हैं, और कहते हैं कि यहाँ के लोग बिल्कुल लॉ अबाइडिंग है। इसलिए जैसा कि सफा साहब ने कहा कि जो भी ऑफिसर या जो भी लोग आते हैं वो यहीं के होकर रह जाते हैं। जो भी सरकारी ऑफिसर आया वो कहीं ना कहीं एक टुकड़ा जमीन उसने यहाँ जरूर खरीदी है, और कई लोग तो यहाँ मकान बनाकर बस चुके हैं जो रिटायर होने के बाद, और कई लोग आने के इंतजार में अपना रिहायशी मकान बना। तो मैं ये कहता हूँ कि किशनगंज अपने आप में बिहार का एक अनूठा जिला है, और हमारी पहचान पूरे देश में यदि किसी कारण से है वो हमारे सामने है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सजल प्रसाद जी। जी जी। अब हमारे साथ शिफा सैयद हफीज साहब हैं। सर, आप एक शिक्षाविद हैं, जानना चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे कि बालिका शिक्षा की अगर हम बात करें तो किशनगंज की क्या स्थिति है। महिलाओं की शिक्षा की अगर हम बात करें, बालिका शिक्षा की बात करें, तो इस बालिका शिक्षा के विषय में हमारे दर्शकों को बताएं कि वहाँ की क्या स्थिति है। बालिका शिक्षा के लिए, बल्कि बालिका शिक्षा नहीं, शिक्षा ही के संबंध में बहुत सी चीज़ें बहुत ज़माने से की जा रही हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत भी है। जितना कुछ हो गया, और उसमें भी बहुत सी गुंजाइश है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे पिताजी यहाँ आए थे सबसे फर्स्ट टाइम 1951 में, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस समय आए थे, और आके उन्होंने पूरा क्षेत्र देखा था, भ्रमण किया था, और यहाँ से कुछ लोगों को तैयार करके भेजने की कोशिश की थी। उस समय कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था, और या बहुत कम लोग थे जो पढ़ना चाहते थे। तो उस समय जब यहाँ से वो गए, उनको जामिया मिलिया इस्लामिया के वो छात्र भी रहे थे, और उसके बाद फिर वो वहाँ टीचर भी रहे, हेडमास्टर भी रहे। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उनको भेजा गया कि सारे जामिया से स्टूडेंट चले गए हैं, पाकिस्तान चले गए हैं, तुम जाके वहाँ से लोगों को शिक्षा की तरफ लाओ, जो उर्दू बेल्ट है वहाँ जाओ। तो इस तरफ आए, हालांकि जहानाबाद के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ आके उन्होंने देखा, सबको किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में 51 में जब आए तो फिर देखा कि बहुत कुछ लोग तैयार हुए, उन्होंने इरादा किया कि भाई हम फिर जब आएंगे, मौका मिलेगा तो हम आएंगे इस एरिया में, और आके फिर दोबारा हम यहाँ कुछ काम करेंगे। तो उसके बाद वो चले गए थे, यूएस चले गए थे, वहाँ जाके वापस आए, और वापस आके वहाँ उन्होंने पीएचडी की, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, वहाँ उनको बहुत बेस्ट टीचर का प्राइज भी मिला। तो वापस लौटे और किशनगंज में आगे काम किया। उस समय मेरी मदर भी थी, जो इसको इन्होंने ज्वाइन किया, इसको उनके जो मूवमेंट था, एजुकेशनल मूवमेंट को इंसान स्कूल उन्होंने नाम दिया कि भाई वो सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे पहले मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। तो उन्होंने इंसान नाम उसका दिया और उसको शुरुआत की। और 1966 से
एक मूवमेंट चला, एजुकेशनल मूवमेंट। तो उस समय मेरी मदर भी बताती हैं, फादर भी बताते हैं कि जो महिला शिक्षा है उसमें कोई करना ही नहीं चाहता था, बल्कि लोग ये कहते थे कि अच्छा मेरे बेटी को बाहर निकालोगे और उसको पढ़ाओगे, उसको मतलब बेपर्दा करोगे और ऐसा करोगे, बहुत ज़्यादा। तो बहुत उनको परेशानी हुई, काफ़ी कहीं कभी घर में आग लगा दी गई, तो कभी उनको डंडे तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब बहुत बेइज्जत किया गया। और जो मदर फादर दोनों थे बहुत बेचारे लगे रहते थे, लेकिन और उनके साथ पूरी टीम थी, लेकिन जो लगे रहे और जो एक अच्छी फैमिली के बहुत से लोग उससे उस वक्त समय भी जुड़े रहे। तो खास के जो महिला जो शिक्षा थी उस पे उन्होंने बहुत काम किया, खास करके भाई बेटी पढ़े तो घर बने, ये उस समय का उन्होंने नारा दिया था। तो उस समय से लेके आज तक अब जैसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट निकले वहाँ से, जो एक पॉलिटिकली जो अभी जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, वो कहीं ना कहीं से उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की है, यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। और अभी बहुत खुशी की बात है कि हमारे सजल जी, डॉक्टर सजल जी हमारे बड़े भाई, तो उन्होंने भी यहाँ से तालीम हासिल की है। और जो अभी नाम ले रहे थे, बता रहे थे, तो बहुत ही कहते हैं हीरे निकले अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे हमारे डॉक्टर सजल जी हैं जो साहित्य क्षेत्र में हैं, और जो लोग पढ़े नहीं भी लेकिन वो इतने इन्फ्लुएंस हुए वहाँ, जैसे हमारे सुख सागर जी कह रहे थे कि भाई वो हमारी तो धरोहर इंसान स्कूल है। और हमारे जो इसके जो संस्थापक हैं पद्मश्री डॉक्टर सैयद हसन साहब, 91 में उनको पद्मश्री मिला था और 2003 में नोबेल नॉमिनी भी हुए, नोबेल प्राइज नॉमिनी। तो उनकी जो एक धरोहर थी, उन्होंने शिक्षा को कभी बेचा नहीं और हमेशा ये करते रहे कि जो महिला शिक्षा है उस पर ज्यादा जोर देते थे। और हमेशा कहते थे माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है। महिला अगर पढ़ेगी, एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार अच्छा हो जाएगा, और पूरा परिवार पढ़ेगा और सब कुछ बहुत करते रहे और बहुत उनको। जी थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा, तो अगर किशनगंज की बात करें जी तो वहाँ जो जी तालीमी इदारा है या तालीमी मरकज़ है, उनकी संख्या क्या पर्याप्त है जिसमें हमारे नौनिहाल पढ़ नहीं करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं? जी। नहीं, अभी जो यहाँ की स्थिति है लगभग 57% शायद यहाँ लिटरेसी रेट है अराउंड, या सही करेंगे हमारे शिक्षा 57%। तो इस ये अभी बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसको तो 100% होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो यहाँ शिक्षण संस्थान है वो उसमें ड्रॉप आउट्स हर जगह होती है, यहाँ भी है, बहुत ज्यादा है। जो बच्चे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं जा सकते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो 10 तक नहीं जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो 12 करके छोड़ देते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ पर खास के जो लड़कियां हैं वो ग्रेजुएशन के से पहले ही उनकी शादी हो जाती है। तो ये एक समस्या होती है। और शिक्षण संस्थान जितने हैं, असल में शिक्षण संस्थान सिर्फ खोल देने से फायदा नहीं है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, उसके महत्व को बताने की जरूरत है कि आप सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं लीजिए, आप उससे कुछ सीखिए, और सीखने के बाद जो आपको जो भविष्य में आप दूसरों को भी मोटिवेट करें और उनको बताएं कि क्या करना है। किशनगंज में अभी जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, अगर उसको डबल भी कर दिया जाए फिर भी लिटरेसी रेट को अचीव करने में 100% काफी टाइम लगेगा। गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट ये होती है हम लोग की कि शिक्षण संस्थान जो गवर्नमेंट के हैं वो एक मेयारी हो जाए, एक उसका एक स्तर बहुत अच्छा हो, और पढ़ाई का स्तर अच्छा हो, और सारी चीज़ें अच्छी हों, जो उससे प्रोडक्ट निकले बहुत अच्छे निकले। और जो प्राइवेट जो लोग संस्थान चला रहे हैं और या जो सक्षम है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनको जहाँ तक मुमकिन हो, संभव हो, सहायता दें, ताकि वो भी आपके समाज में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सके। और उनका जो नॉर्म्स होते हैं संस्था को खोलने के, और जो उनकी जो जो जितनी चीज़ें हो सकती हैं उनको और ज़्यादा आसान करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको आपकी सहायता कर सकें। तो अगर हम सब कुछ सरकार के भरोसे करेंगे तो शायद मुश्किल है, सरकार भी हो सकता है हमारे भरोसे हो कि हम भी कुछ करें। तो हम दोनों को मिल के करना होगा। जी। तो अभी मुझे लगता है कि जैसे एक यूनिवर्सिटी है, अभी एमजीएम यहाँ शुरुआत हुई है, उसी तरह और भी बहुत से। तो अगर चाहें तो कम से कम यहाँ 3 से 4 यूनिवर्सिटी की जरूरत है,
यहाँ पर। और खासकर जो +2 लेवल के हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, +2 तो अपग्रेडेशन हो गया, लेकिन बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो वहाँ पर सक्षम नहीं हो पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो एक जो अच्छे टीचर होने चाहिए और मार्गदर्शन उनको अच्छा मिले। और जो जैसे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में भी लोग जाते हैं तो बहुत से बच्चे हैं जो उनको सीट नहीं मिल पाती है। सीट बढ़ती भी है लेकिन उतनी नहीं हो पाती है। तो अलग-अलग क्षेत्र के लोग दूर जगह आते हैं, बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए दूर जाना पड़ता है और बहुत सी परेशानियाँ हैं, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि भाई अब छोड़ो, अब क्या पढ़ेंगे, अब घर बैठो, घर ही में जो करना करो, अब एग्ज़ाम देंगे सिर्फ जाके। तो शिक्षण संस्थान तो और होने चाहिए और जितने ज़्यादा होंगे उतने फ़ायदे होंगे। तो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई इतने ही हो तो इससे सब कुछ 100% अचीव हो जाएगा, लेकिन जितने भी होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। और वाक़ई हम जैसे जो टीचर्स हैं, चाहे प्राइवेट हों, चाहे गवर्नमेंट के हैं, उनको ये भी देखना होगा कि अगर हमें जो ज़िम्मेदारी दी गई है, बच्चे जो हमें दिए जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो हम उनको सिर्फ सर्टिफिकेट लेने वाला नहीं हो, उनको अवेयर करें ताकि वो जाके अपने दूसरों को अवेयर करें। जैसे चिराग से चिराग जलता है, तो जितनी भी जैसे महिला शिक्षा है या जो शिक्षण संस्थान है, टेक्निकल एजुकेशन है और बहुत से ऐसे जैसे हैं अब एक मेडिकल कॉलेज है, लेकिन और भी हो सकते हैं, और भी ज़रूरत है इसकी। और दूसरे जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री जो टेक्निकल इस तरह की होती है जो एग्रीकल्चर बेस्ड भी और होना चाहिए, जो कि बच्चे जैसे हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, लेकिन बहुत से लोगों को उसकी जानकारी नहीं है कि उसमें कौन-कौन से कोर्स हैं और कौन-कौन। तो एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए जो लोगों को उनको बता सके कि देखो इसको करोगे तो तुमको ये फ़ायदा होगा। और सिर्फ वो कि लोग आएँगे और एडमिशन लेंगे तो उसके इंतज़ार में मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अगर जी, जी। जी, जी। आपने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं के विषय में बहुत अच्छी बातें बताई, आपका धन्यवाद। हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे अवधेश जी कि किशनगंज की अगर हम बात करें, तो कला और साहित्य, क्योंकि संस्कृति के ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आयाम माना जाता है और किसी भी समाज को स्थापना में और समाज को उन्नत बनाने में इसकी महती भूमिका होती है। तो कला और साहित्य की दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपका किशनगंज कितना समृद्ध है? अवधेश जी। जी, देखिए कला और साहित्य जो जीवित है, हमारे बड़े भाई है सजल भैया, इन्होंने इनका योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। इन्होंने साहित्य को बढ़ाने के लिए अपनी ओर से जो भी हुआ है उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है। रही बात यहाँ पर जो साहित्य जो है, लिटरेचर पढ़ाने वाले शिक्षकों की बहुत कमी है, जिसमें साहित्य से हम लोग जब से किशनगंज हम आए हैं जान रहे हैं, उसमें हमारे गुरुजी थे प्रोफेसर उमेश नंदन सिन्हा, उसके बाद सजल भैया संभाले हुए हैं। फिर अंग्रेजी के प्रोफेसर थे हमारे दिवंगत प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद, उन्होंने अंग्रेजी को भी यहाँ पर समृद्ध करने के लिए अपने स्तर से बहुत कुछ किए। इसके अलावा यहाँ प्रोफेसर रुस्तम अली खान राही थे, वो भी नहीं रहे अब, उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन हमको लग रहा है धीरे धीरे यहाँ जो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, इन सब टीचरों की बहुत कमी है यहाँ। खास करके किशनगंज में देखेंगे लिटरेचर पढ़ाने वालों की बहुत कमी है। इन्हीं लोगों के आश्रय, मान लीजिए मारवाड़ी कॉलेज है, अभी सजल भैया पूरा दारोमदार इन्हीं पर है, साहित्य के क्षेत्र में हिंदी यही देख रहे हैं। एक और बाकी कॉलेज में जाएंगे तो हिंदी के प्रोफेसर नहीं है, अंग्रेजी के प्रोफेसर नहीं है, या उर्दू के प्रोफेसर नहीं है। इसमें बहुत कमी है, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए या ऐसे लोगों को अलग से यहाँ पर बाहर से आकर के साहित्य को बढ़ाने के लिए आना चाहिए, ताकि यहाँ फले फूले और बढ़े। लेकिन हम दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ लिटरेचर पढ़ाने वालों की बहुत कमी है। जी, आपको इसमें एक सवाल मैं जोड़ूंगा, इस संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहूंगा इस पे कि वहाँ लोक कला की अगर हम बात करें
स्थानीय स्तर पे जो लोक कलाएं होती है, तो क्या कोई ऐसी लोक कला है जो जिसकी बात हम करें कि उसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, तो इसके विषय में बताएं अवधेश जी। देखिए, लोक कला में यहाँ मिक्स्ड है। लोक कला में यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वो अपना जो पारंपरिक उनका जो लोक कला है वो जीवित रखे हुए हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे सुरजापुरी में ऐसा कुछ हमको नहीं दिख रहा है कि उसके अंदर जो कला हो वो प्रदर्शित कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ स्थानीय लोगों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी अपने कल्चर, अपने सांस्कृतिक जो विरासत है उसको सजो के रखे हैं, बढ़ा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ जो स्थानीय स्तर से है, यहाँ इस प्रकार की कोई हमको नहीं दिख रहा है। जी अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे सजल जी के पास, आपसे हम जानेंगे साहित्य की बात। हमने अवधेश जी से कर ली, हालांकि आपसे बहुत सी चीजें उसमें आप जोड़ना चाहेंगे अवधेश जी की बातों में। इसके बाद मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि जो सातवाहिनी राज्य है उसका मुख्य द्वार कहा जाए तो किशनगंज को माना जाता है, तो परिवहन और दूर संचार की क्या स्थिति है किशनगंज के अंदर, ये मेरा सवाल है। साथ ही साथ अवधेश जी की बातों में आप जो जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ें। बिल्कुल, मैं अवधेश जी की ही बात से पहले जोड़ देता हूँ कि कला और साहित्य, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है कि कला और साहित्य ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से संवेदनशीलता, संजीदगी और जो कि इंसानियत की पहली जरूरत है वही से मिल सकती है, चाहे वो कला हो या साहित्य। और अवधेश जी जैसा कह रहे थे कि हमारे आदिवासी बहुल जो इलाका है, चाहे वो ताजपुर हो या कोठिया हो, निश्चित रूप से अगर आदिवासियों को देखेंगे तो उनके पास लोक कला भी है और लोक उद्यम भी है। अगर उनके वहाँ जाएंगे आप तो, और या फिर राजवंशी समुदाय का भी एक सेक्शन है जो कि हस्तकला पे बहुत पारंगत है। वो चाहे वो बांस से कुछ बनी हुई चीजें हों या जूट से चटाइयाँ बनाने की बात हो, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग होती है, मैं पेंटिंग की बात नहीं करूँगा, लेकिन यदि चटाई से, जूट के सूत से यदि कुछ कालीन बनती है, कुछ दरी बनती है, चादर बनती है, तो वो अभी हमारे कोठिया और ठाकुरगंज में देखी जा सकती है, जो कि राजवंशी समुदाय का एक सेक्टर और आदिवासी समुदाय के लोग मिलकर के करते हैं। सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी में जो लोक कलाएं हैं वो क्या है कि हमारे वहाँ के लोग जो कह सकते हैं कि वो सुरजापुरी बोली में जो मुहावरे होते हैं, साहित्य के दृष्टिकोण से भी मैं कहूँ तो जो मुहावरे हैं वो निश्चित रूप से जीवन से ही जुड़े हुए हैं और जीवन से ही आए हैं, लेकिन उन मुहावरों को देखेंगे तो वो अलग हैं, थोड़े से अलग होते हैं दूसरे मुहावरों से, जो कि वो बोली के अंतर्गत वो मुहावरे होते हैं। और वो बोली, मुझे बहुत सारे मुहावरे पता थे लेकिन मैं अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बड़े अनूठे मुहावरे हैं। तो साहित्य के क्षेत्र से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर साहित्य को जिंदा रखने के लिए कुछ लोग पहले हुआ करते थे, बहुत सारे लोग थे जो कि पहले काम करते थे। ये और बात है कि आज के भागदौड़ की जिंदगी में लोग साहित्य की तरफ से मुख मोड़ गए, लेकिन मेरा और इसी तरीके से जैसे कि उर्दू साहित्य में मान लीजिए शेर व शायरी का दौर था, हिंदी में कवि सम्मेलन हुआ करता था, वो अभी कवि पड़ गई है। मैंने फिर बात कहूँगा कि जो पुराने जो राजनीतिक हुआ करते थे वो बड़े जागरूक थे। मैं तस्लीमुद्दीन साहब का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो अक्सर यहाँ मुशायरे किया करते थे। यहाँ पूर्व मंत्री मैं मुश्ताक मुन्ना का नाम लेना चाहूँगा, जो कि बड़े वो भी संजीदा थे और वो कला और पर्यटन से भी जुड़े रहे और संस्कृति मंत्री भी रहे, अल्पसंख्यक कल्याण के भी मंत्री रहे। वो कवि सम्मेलन भी यहाँ कराया करते थे। तो क्या होता है कि कवि सम्मेलन या मुशायरा अगर आप कराते हो तो यहाँ पे लोगों में एक जागरूकता आती है और ये सिलसिला चलते रहना चाहिए था। ये 20 से पिछले 3-4 वर्षों 5 वर्षों से मुझे लगता है कि रुका हुआ है, ये होने चाहिए। यहाँ पर पंकज उदास भी आए हैं, यहाँ पर वो निदा फाजली साहब भी आए हुए हैं, ये बड़े बड़े कवि सम्मेलन यहाँ पर हुए थे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पंकज उदास और वो अनूप जलोटा साहब आए हुए हैं। तो संगीत, कला, साहित्य, इन तीनों के संगम से ही हम संजीदगी ला सकते हैं समाज में। और ये ऐसे रूट की चीजें हैं जिसको जड़ें जो हैं वो रहती हैं, लेकिन उसके फल
और पौधे पुष्पित और पल्लवित हों, इसके लिए समाज के लोगों को कोशिशें करनी होगी, जो कि हम सबको मिलकर के करनी होगी। अब मैं बात करूंगा आपके मूल सवाल पर, पर्यटन और परिवहन की जो बात आपने कही। किशनगंज, मैंने आपको पहले ही कहा कि भौगोलिक रूप से इतने अनूठी जगह पर ये स्थित है। ये हालांकि हमारा शहर किशनगंज जो है वो 3 किलोमीटर के व्यास में है, रेडियस में है। हमारा दूसरा जो प्रखंड है वो पूर्व उत्तर की तरफ बढ़ता है, पश्चिम की तरफ बढ़ता है, पश्चिम की तरफ बढ़ता है। लेकिन किशनगंज शहर को अगर आप देखें तो हमारे वहाँ से सबसे पहले गंगा दार्जिलिंग रोड, जिसको कि बाद में NH-31 कहा गया, वो हमारे सामने से गुजरती है, सीने से होकर के गुजरती है। और जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि 7 राज्यों को जोड़ने वाला अगर कोई मुख्य द्वार है तो वो किशनगंज। बिहार को इस पर गर्व होना चाहिए, पूरे बिहार को गर्व होना चाहिए कि किशनगंज उसके अंतर्गत एक ऐसा जिला है जो कि 7 राज्यों को जोड़ता है। और आपको आश्चर्य होगा कि करीबन 2 किलोमीटर तक हमारा किशनगंज NH-31 और रेल मार्ग, बड़ी लाइन जो कि गुवाहाटी तक जाती है और अब तो आगे तक ले जाने की बात चल रही है, तो सिलचर तक। तो ये दोनों गलबैया, जैसे आप कहते हो कि जैसे इस तरीके से समानांतर चलती है, एक तरफ रेल लाइन है, दूसरी तरफ बिल्कुल समानांतर 2 किलोमीटर तक। इसीलिए सिफा साहब ने कहा चिकन नेक का जो नाम लिया, तो चिकन नेक इसलिए कहा जाता है सैन्य क्षेत्र में कि यदि इस रेल मार्ग और NH-31 को, अगर ये मुर्गी के गर्दन की तरह है, अगर आप इसको कहीं से भी कट कर दें तो 7 राज्य आपके अलग हो जाएंगे, फिर हवाई मार्ग ही बचेगा उसको जोड़ने का। ये और बात है कि आप कुछ वैकल्पिक रास्ते निकले हैं, हमारा बहादुरगंज ठाकुरगंज होते हुए पवाकाली से स्टेट हाईवे 57 गया है, या फिर बंगाल के भीतर से भी एक रास्ता निकला है। लेकिन NH की बात करूं और रेल मार्ग की बात करूं तो हमारे किशनगंज शहर से होकर गुजरता है। और जैसा कि सिफा साहब ने कहा कि बागडोगरा हमारे शहर से केवल 80 किलोमीटर दूर है, वहां तक पहुंचने में, और रोज सड़कें 4 लेन है, बनी हुई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यहाँ 4 लेन सड़क बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर है। आप आराम से वहाँ 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं बागडोगरा हवाई अड्डे। रेल मार्ग हमारे वहाँ देश के गुवाहाटी से लेकर के आपका जम्मू तक, जम्मू तवई तक, जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है और सबसे बड़ी दूरी वाली जो ट्रेन है वो हमारे शहर होकर गुजरती है। और हमें इस बात का गर्व है कि अब तक सारी ट्रेनें यहाँ रुकती है। कुछ एक ट्रेन जो कि आपकी वो जो सीधे नहीं रुकने वाली है, जैसे कि वो कहते हैं, वो कौन सी ट्रेन कहते हैं जो कि केवल डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन चलती है, तो उनको छोड़ दूं तो बाकी सारी ट्रेन, राजधानी भी रुकती है, शताब्दी भी चलती है, सारी ट्रेनों का ठहराव हमारे वहाँ है। और मैं आपको बताऊं कि पूर्णिया के लोग को अगर कहीं दूसरी जगह जाना होता तो हमारे किशनगंज शहर में आकर के ट्रेन पकड़ते हैं, क्योंकि यही स्टेशन उनके लिए नजदीक होता है, या फिर कटिहार भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि कटिहार होते हुए नहीं जाती, वो हमारे किशनगंज होते हुए जाती हैं। और कटिहार के पहले ही आजमनगर से, बारसोई के बाद से, कुमेदपुर से कलकत्ता होते हुए दूसरी तरफ चलेंगे। तो परिवहन और पर्यटन भी हमारे वहाँ बहुत सुंदर है। केवल इसको अब सामूहिक प्रयास से विकसित करने की जरूरत है। वो विकसित कैसे होगा? कृषि क्षेत्र में होगा, शिक्षा के क्षेत्र में होगा, पर्यटन के क्षेत्र में होगा। और अगर कृषि आधारित उद्योग यहाँ लगे तो सोने में सुहागा होगा। यदि हम मिलजुल कर प्रयास करें सरकारी स्तर पर, और हमारे सारे प्रतिनिधि अपने सारे मतभेदों को भूलकर किशनगंज के विकास के लिए प्रयास करें, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके की जागरूकता लोगों की आ रही है वो सही होगा और सब शुभ होगा। और खास करके बिहार स्वाभिमान आंदोलन का जो ये आपकी टीम है, आपने जो किशनगंज को अपने नक्शे पर लाया है, और बिहार के पैमाने पर एक बार लोग इसको देख रहे होंगे, लाखों लोग इस आपके चैनल के माध्यम से, आपके लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किशनगंज पर आपकी कृपा रहती है, लेकिन किशनगंज पर विशेष कृपा की जरूरत है, क्योंकि किशनगंज पर जो है वो आपको चाहता है। और किशनगंज चाहता है इसलिए है कि आपने एक उपहार दिया है यहाँ पर कृषि कॉलेज का, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये यूनिवर्सिटी बने। जैसा कि सिफा साहब कह रहे थे, यहाँ पर माता गुजरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चुकी है,
जो कि मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पर अब नर्सिंग की भी शिक्षा हो रही है, फार्मासिस्ट की भी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी बी फार्मा की भी शिक्षा मिलने जा रही है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो टेक्निकल एजुकेशन है वहाँ मिलेंगे। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी एक चल रहा है, 2 चल रहे हैं प्राइवेट, जो कि निजी क्षेत्र के हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी प्रयास हों तो और भी चीजें निकल के आ सकती हैं। सब मिलजुल करके प्रयास करें सरकारी स्तर पर। मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा कि एएमयू की शाखा यहाँ चल रही है, उसको आप आगे बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि केवल एएमयू आपने लाया है, उसको 220 एकड़ की जमीन मिली है, अब वहाँ पे भवन बने, वहाँ शिक्षा फैले। और इसी तरीके से अगर आप बीएचयू को भी लाना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा कि बीएचयू की भी शाखा आप खोल दीजिए, क्योंकि शिक्षा के लिए हम लोग लालायित हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि शिक्षा के जितने भी मंदिर खुलेंगे वो उनके लिए लाभदायी होंगे। और किसी भी मस्जिद या मंदिर से ज्यादा जरूरी मैं मानता हूँ कि शिक्षा के मंदिर खुले ताकि लोगों को लाभ। जी, तालीम की व्यवस्था हो, तालीमी मरकज खोले जाएं और सामूहिक प्रयास, जैसा कि आपने कहा कि ये कलेक्टिव एफर्ट से होगा, जरूर हम इसकी आशा करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है। अब मैं आप सब लोगों से एक टिप्पणी चाहूंगा। हमारे साथ सैयद हफीज साहब जुड़ रहे हैं। एक टिप्पणी, एक ऐसी बात जो आप जोड़ना चाहेंगे जिससे किशनगंज का जो भविष्य है वो सुनहरा बन सके, उसमें 4 चांद लग जाए। किसी एक ऐसी चीज का जिक्र आप करें, बहुत ही संक्षिप्त में, सैयद हफीज साहब। जी जी, धन्यवाद। मैं एक चीज से पहले मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जो पर्यटक के क्षेत्र में हमारी रमजान नदी भी है, अगर हम लोग उसको अच्छे से डेवलप कर सकें किसी तरह, तो वो शहर के बीचों बीच से गुजरती है। और हमारा खगड़ा मेला भी है जिसको और हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये 2 चीजें और हैं जिसको हम लोग और बेहतर कर सकते हैं किशनगंज को और बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ जो बांस की जो इंडस्ट्री है, बांस की जो खेती होती है, बांस बहुत है यहाँ पर होते हैं। अगर बैम्बू बेस्ड भी इंडस्ट्री बहुत सारी होती है, बहुत विदेशों में होती है, जगहों पर होती है, तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नदी है तो नदी से हम लोग जो यहाँ की जो गंगा या महानंदा है, तो ये नदी से भी हम लोग बहुत कुछ छोटे छोटे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स लगा के बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग और बेहतर करेंगे। जितना बेहतर करेंगे किशनगंज उतना अच्छा होगा, बेहतर। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोगों से किशनगंज की, कि किशनगंज में हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो कि हम सरकार से चाहें। सरकार हम वाकई हमारे ख्याल रखती है और रखेगी भी, और बहुत कुछ दिया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ और देना चाहिए उसको। तो हम लोग अपने अपने लेवल पे अगर इस पे एफर्ट करें, जिसको कहते हैं ना सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस, अपनी मदद आप, अपना भरोसा, और हम लोग छोटे छोटे आपस के जो सोशल नेटवर्किंग करके इस क्षेत्र को अपने एरिया से, अपने लेवल से भी ऊपर कर सकते हैं। अगर हम लोग सब कुछ छोड़ेंगे कि गवर्नमेंट को ये करना है या तमाम चीजें करनी है, तो हो सकता है कि उसमें वक्त लगे और उतना फायदा नहीं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी होती है, जिसको फ्लोर पे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत परेशानी होती है। जब तक कि हम उसको दिल से उसको चाहेंगे कि नहीं कि ये यहाँ पर हो, तो हमको खुद भी अपने लेवल पर बहुत से काम हमको करने चाहिए। और जो बहुत से अलग अलग लेवल पर है जो किशनगंज में, जो सोशल लेवल पे एक नेटवर्किंग करके एक दूसरे से मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बहुत से काम करें, तो किशनगंज बहुत प्रोग्रेस कर चुका है और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है करने की। उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा करेगा, और जो यहाँ का जो एक बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ की संस्कृति है उसको बेहतर करेगा। धन्यवाद जी। अवधेश कुमार जी, आपसे अंतिम टिप्पणी लेना चाहूंगा। कोई एक ऐसी चीज का जिक्र करें, एक ऐसी बात जिससे किशनगंज का भविष्य सुनहरा हो सकता है। अवधेश कुमार जी। देखिए, कृषि आधारित उद्योग लगाने से यहाँ के लोगों के विकास, यहाँ के लोगों का विकास भी होगा और रोजगार सृजन भी होगा, और लोग यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। यहाँ सबसे बहुत जरूरत है, यहाँ के लोग महसूस करते हैं कृषि आधारित, चाहे पटसन का हो, अनानास का हो, या चाय की हो, या फिर बांस से संबंधित कोई उद्योग हो,
हमारे यहाँ हालांकि जोड़ देना चाहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ प्लाईवुड की भी पर्याप्त मात्रा में फैक्ट्रियां हैं और लगाने की जरूरत है। यहाँ रोजगार के सृजन के लिए यहाँ सरकार को या यहाँ अपने स्तर से यहाँ के लोगों को प्रयास करना चाहिए। रोजगार का सृजन होते ही कल कारखाने लगने के बाद ही यहाँ के लोगों का पलायन रुक जाएगा और यहाँ के लोग काफी समृद्ध आर्थिक रूप से हो जाएंगे। जी, शुक्रिया अवधेश कुमार जी। सजल प्रसाद जी हमारे साथ हैं। आपसे अंतिम टिप्पणी मैं लेना चाहूंगा। किसी एक बात को आप जोड़े जिससे किशनगंज की अगर हम बात करें तो किशनगंज की जो गौरव है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो विरासत है, उसको पुनर्स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किया जा सकता हो, ऐसी किसी बात का जिक्र करें आप। जैसे अभी बालिका शिक्षा पर आपने एक सवाल उठाया था साहब से, मैं मानता हूँ कि वो दौर बदल चुका और सरकारी नीतियाँ, खासतौर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी जो नीतियाँ रही हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की, उसके कारण से बदलाव हमारे क्षेत्र में आया है। और बालिका शिक्षा को जैसे मैं कहूँगा, यहाँ पर चर्चा करूँगा कि किशनगंज शहर में एकमात्र, पूरे किशनगंज जिले में एकमात्र महिला कॉलेज, जैसे कि बिहार सरकार ने अभी हमारे बगल में बायसी में और धमधा में राजकीय कॉलेज की स्थापना की, लेकिन हमारे वहाँ जो महिला कॉलेज है उसको, चूंकि मैं वहाँ पहले पढ़ाता रहा था, तो उस समय अंगीभूतीकरण की बात होती थी, लेकिन अंगीभूतीकरण नहीं हो पाया। वहाँ के शिक्षक अब रिटायर कर रहे हैं बगैर वेतन के, वही जो आपके जो संबद्ध कॉलेज को मिलता है उतना ही। आज वो जो एफिलेटेड कॉलेज महिला कॉलेज है वो अपने आप पे इतना बढ़िया कॉलेज है, किसी भी अंगीभूत कॉलेज से भी बढ़िया बिल्डिंग है। चाहे तो उसको भी अंगीभूत करा सकते हैं, सरकार अगर चाहे तो उसको भी अपना सरकारीकरण करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्या होता है, ऐसा करके आप करते क्या है कि एक है कि कुछ शिक्षकों को वेतन मिलेगा, नहीं, वेतन मिलते उद्देश्य नहीं है। एक सरकारी कॉलेज हो जाता है तो फिर दूसरे का रास्ता खुलता है। और मुझे तो मैं आपको बताऊं कि सरकारीकरण के लिए हमारे शेफा साहब बैठे, उनके अब्बाजान जो कि हमारे गुरु उस्ताद पद्मश्री डॉक्टर सैयद हसन साहब को कर्पूरी ठाकुर जी इंसान स्कूल में आकर बैठे और उन्होंने कहा कि मैं इसको सरकारीकरण करना चाहता हूँ, सरकारी मैं कर लेता हूँ। पद्मश्री डॉक्टर सैयद हसन साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने इस इंसान स्कूल को, इदारे को सरकार के हाथों नहीं सौंपूंगा, मैंने इसको अपने हाथों से लगाया है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, निजी और सामाजिक सहयोग। तो उद्देश्य केवल ये होना चाहिए कि हम चीजों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। आपने अंतिम बात पूछी है कि टिप्पणी, मैंने आपको कहा कि कई चीजें हैं और सबकी बातों के बाद मैं इतना ही कह पाऊंगा कि महिला शिक्षा, और इसको आगे बढ़ाएंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे हमारे दो घर हमेशा शिक्षित और आगे समृद्ध होंगे। दूसरी बात कि हम कृषि आधारित के साथ साथ हमारे इलाके के लोग मुंबई में, जालंधर में, पंजाब में, हरियाणा में जाकर के साइकिल उद्योग में, गारमेंट्स फैक्ट्री में जाके काम करते हैं। मैं आमंत्रण देना चाहूँगा दूसरे प्रांतों के उद्योगपतियों से कि आप चाहें तो यहाँ पर गारमेंट्स उद्योग भी लगा सकते हैं, या कोई दूसरा उद्योग भी जो कि जिसकी हमारे इलाके के लोग मेहनत कश वहाँ जाके काम करते हैं, वो उद्योग लगा सकते हैं कृषि आधारित के ऊपर। तीसरा कि हम अपनी जो मेहनत है और हमारी अपनी जो शांति प्रियता है, हमारी जो अमन पसंदगी है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी सांप्रदायिक सौहार्द, हमारी अमन पसंदगी, हमारी भाईचारगी, ये तीन चीजों का दामन हम कभी न छोड़े, इसको पकड़े रहें। और ये तीन चीजें हमारे पास रहेंगी, चीजें भले ही देर से आएंगी, समृद्धि भले ही देर से आएंगी, लेकिन एक न एक दिन आएंगी, क्योंकि हमारे पास अमन पसंदगी होगी, हमारे पास भाईचारगी होगी, हमारा सांप्रदायिक सद्भाव होगा, और हमारी जब मेहनत इसके साथ आगे बढ़ेगी और सरकारी और सामाजिक जब सहयोग एक साथ आएंगे, तो मुझे लगता है कि किशनगंज आगे निश्चित रूप से बढ़ेगा, समृद्ध होगा, और न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में अपने आप में जगह बनाएगा, अपना नाम रोशन करेगा। जी, हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि किशनगंज अपने गौरवशाली अतीत की पुनरावृत्ति करेगा और विकासोन्मुख जो मार्ग पर उत्तरोत्तर प्रगतिशील रहेगा। बिहार के तमाम जिलों के समानांतर या कहें उससे आगे बढ़कर अपना नाम पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेगा। बहुत सारी
शुभकामनाएं किशनगंज के लिए हमारे बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पूरे टीम की तरफ से, और साथ ही साथ आप सभी वक्ताओं का जो हमारे कार्यक्रम से अभी आप जुड़ रहे थे, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुमूल्य समय निकाला और इस परिचर्चा में आपने अपना योगदान किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और निरंतर आगे भी आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन का जो उद्देश्य है बिहार के गौरव और स्वाभिमान को जागृत करना, इसमें आप सभी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन आप सब लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद देता है और आप सब लोगों के लिए शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मैं युवा कवि प्रवीण कुमार मिश्र आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी वक्ताओं की तरफ से, किशनगंज की तरफ से, किशनगंज के लोगों की तरफ से बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पूरी टीम को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। आने वाले दिनों की बहुत शुभ हो, मंगल कामनाओं के साथ हम आपको भी आभार प्रकट करते हैं कि आपने किशनगंज को अपने मानचित्र पर लाने का प्रयास किया और इस माध्यम से सबका ध्यान आकर्षित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।